नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का जो पेपर है उसमें हम मनु को पढ़ चुके हैं। आज से हम कौटिल्य की शुरुआत करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का सामान्य परिचय व उनके अर्थशास्त्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत एक गौरवमयी देश रहा है जिसे सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उसी गौरवमयी देश की एक महान कहें कि एक महान उसी गौरवमयी देश में एक महान विचारक हुए हैं जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के संदर्भ में, कूटनीति के संदर्भ में सबसे महान प्रतिपादक माने जाते हैं। इनके 3 प्रमुख नाम हुए हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। चाणक्य इनके पिता का नाम था, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता था। और कौटिल्य इन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था, इसीलिए इन्हें कौटिल्य भी की संज्ञा भी दी जाती है। ये महान कूटनीतिज्ञ रहे हैं और कौटिल्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, उन्हीं के समकालीन हैं। बौद्ध ग्रंथों में उनकी जो जन्मभूमि है, जन्म स्थली है, वो तक्षशिला मानी जाती है। यद्यपि इनकी जन्म स्थली के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में अनेक मतभेद हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में जन्मस्थली को तक्षशिला माना जाता है। जैन ग्रंथों में यदि देखा जाए तो मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला माना जाता है। कुछ अन्य विद्वान इसे नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं इनकी जन्मस्थली के संदर्भ में। तो विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई और वहीं पर ये लंबे समय तक शिक्षक रहे। नालंदा उस समय उत्तरी राज्य यानी मगध राज्य जो था उसका केंद्र था। नहीं, उस समय जो मगध राज्य था जिस पर नंद वंश का शासन था उसका केंद्र था। इनका नंद वंश जो है, इनके जीवन के संदर्भ में एक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम इनके आगे के जीवन को समझ सकते हैं। देखिए, उस समय मगध राज्य में नंदवंश का शासन था और इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो महापद्मनंद था। ये इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस महापद्मानंद का जो प्रधानमंत्री था वो शक्टार था। वो कौटिल्य से बहुत अधिक नाराज था, चिढ़ता था। तो एक दिन राजा ने शक्टार से कहा कि कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें ताकि उनको खाना या भोजन खिलाया जा सके। शक्टार ने एक दिन चाणक्य को पहले देखा था कि ये कितने गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, इन्हें कितनी गुस्सा आता है, क्योंकि इन्होंने एक बार देखा था कि इनके पैर में एक कांच चुभ गया था। तो इन्होंने कांसा कुछ था ऐसा चुभ गया था, तो इन्होंने पूरी घास को ही नष्ट कर दिया था। तो इतना गुस्सा आता था, इसलिए उन्होंने कौटिल्य को निमंत्रण दे दिया और उसे सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। जब महापद्मानंद आए तो उन्होंने देखा कि कौटिल्य ब्राह्मण जो है ये सबसे उच्च स्थान पर बैठा है, तो वो गुस्सा हो गए और इन्हें बहुत अधिक अपमानित किया। तो कौटिल्य ने उसी दिन शिखा खोलकर प्रण लिया कि मैं जब तक इस नंद वंश का नाश नहीं कर लूँगा तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तो इस संबंध में इनके जीवन के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। एक सच्चे ब्राह्मण थे। उस समय की जो परंपराएं थी उनका इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन अध्यापन किया था।
शस्त्र शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता, शिक्षक के रूप में उस समय इन्होंने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी रहे हैं। जो इनका शिष्य था उनके व्यक्तित्व पर इनका बहुत अधिक प्रभाव था। उनको मौर्य वंश का शासक बनाने में इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इसी मौर्य वंश ने, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद यानी नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये तो थोड़ी सी इनके जीवन से रिलेटेड कहानी है। इन्होंने ये जो है शासन कला और कूटनीति के संदर्भ में बहुत ही महान प्रतिमादक माने जाते हैं और इन्होंने एक रचना लिखी अपनी अर्थशास्त्र, जिसमें इनकी राजनीति, शासन कला, कूटनीति से संबंधित सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, परंतु डॉक्टर श्यामा शास्त्री, जिन्हें एक लाइब्रेरी में इनकी अर्थशास्त्र की कुछ पांडुलिपियाँ उपलब्ध हुई थी, उनका मानना है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, और उन्हीं ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था अर्थशास्त्र का, उनका मानना है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यानी इसकी जो रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, मौर्यकालीन समय में। अर्थशास्त्र जो है वो में इन्होंने अर्थ व अर्थशास्त्र की कुछ संक्षिप्त सी परिभाषा दी है। कौटिल्य ने कहा है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं, ये दोनों ही अर्थ हैं। यानी जीविका और जिस जमीन पर, जिस भूमि पर वो रह रहे हैं, दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया जाता है। यानी भूमिका और उसको उपायों का जो वर्णन किया जाता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक और शासन कला पर एक महान रचना है। इसकी जो रचना है वह गद्य पद्य दोनों में ही की गई है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं। हर अधिकरण में अलग अलग टॉपिक्स पर लिखा गया है। जैसे सबसे पहला जो अधिकरण है इसका विनयाधिकरण है, जिसमें राजा के जीवन और व्यवहार पर लिखा गया है। उसके अलावा धर्म, स्थेय, कंटक शोधन, काफ़ी सारे इसमें जो अधिकरण हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक्स पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र में प्रारंभ में ही 4 विधाओं का उल्लेख किया गया है। ये 4 विधाएं हैं अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। देखिए, पहली जो अन्वीक्षिकी है, अन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दर्शन व तर्क से संबंधित जो विचार हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? अन्वीक्षिकी में। दूसरी है त्रयी। त्रयी में धर्म, अधर्म या वेदों का ज्ञान, इन पर अध्ययन किया जाता है। तीसरी है वार्ता। वार्ता में कृषि, व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। अंतिम है दंडनीति, जिसमें कि शासन कला व राजनीति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है उसका प्रतिपाद्य विषय जो है वो दंडनीति को माना गया है। उसका जो महत्वपूर्ण जो प्रतिपाद्य विषय टॉपिक जो है वो है दंडनीति। यद्यपि इन चारों ही विधाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें जो विशेष फोकस जो किया गया है, विशेष बल जो दिया गया है वो दंडनीति पर दिया गया है, दंडनीति के। इसी को लेकर हम आगे के जो लेक्चर्स उसमें पढ़ेंगे। हम कौटिल्य के राज्य संबंधी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राजा के कार्य क्षेत्र वगैरह के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में जानेंगे। राजा के क्या कर्तव्य कौटिल्य ने बताए हैं वो देखेंगे हम। उसके मंत्री परिषद, प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन भी हम इसी में करेंगे। न्यायिक व्यवस्था, कानून के संबंध में, अर्थशास्त्र, दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था, और साथ ही उसके जो वैदेशिक संबंध में परराष्ट्र नीति संबंधी जो विचार हैं उनका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। और अंत में हम कौटिल्य और मनु की
कौटिल्य और मैकियावेली की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना की जाती है उनकी। और कौटिल्य व अरस्तु के संबंध में जो इनके विचार हैं उनमें अंतर व समानता जो है उनको देखेंगे। देखिए, कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना, मैंने एक चीज़ कही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य भी एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक रहा है और मैकियावेली भी एक यथार्थवादी व्यवहारिक विचारक रहा है। मैकियावेली का अध्ययन जो है अभी आप नहीं करोगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक नहीं चलते, लेकिन बीए फाइनल का जो सिलेबस है उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक दिए हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम मैकियावेली का अध्ययन करते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली की विशेष रूप से तुलना की जाती है क्योंकि दोनों ही अपने समय के यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक हुए हैं। दोनों का ही जो उद्देश्य था वो अपने समय में अपना जो राज्य था उसको मजबूत करना, उसको शक्तिशाली बनाना उद्देश्य रहा है, और उसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने कुछ यथार्थवादी व्यवहारिक सिद्धांतों के प्रस्तुत किया है। कौटिल्य ने न केवल अपना जो अर्थशास्त्र उसमें केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है, वरन उसने अपने अर्थशास्त्र में कुछ व्यवहारिक कार्यों के आधार पर किस तरीके से एक देश को, एक राज्य को सुदृढ़ व शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन बनाया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, उसके संबंध में भी इसने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कौटिल्य ने उस समय राजनीति का धर्म से पृथक्करण किया, यानी धर्म को राजनीति से पृथक करके उसने राजनीति पर विशेष रूप से फोकस किया। मैकियावेली ने भी यही किया था, जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो इन्होंने राजनीति से धर्म का पृथक्करण की बात की, व्यवहारिक राजनीति के ऊपर बल दिया, इसीलिए इनका जो तुलना भी की जाती है और इसीलिए इनका महत्व भी है, जिसका हम विस्तार से आगे के लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।